भगवद गीता में लिखा है कि गलत व्यक्ति को मारना पाप नहीं है। ऐसी कुछ बातें हैं जो गलत होने के बावजूद भी गलत नहीं होती हैं। अपने मुवक्किल से ये सब बातें सुनने के बाद वकील भी सोच में पड़ गया, क्योंकि एक ओर तो वह अभियुक्त गीता का उल्लेख कर रहा था और दूसरी ओर उसी ने 40 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, और वो भी सिर्फ 40 साल की उम्र में। एक पत्थर दिल इंसान भी खून और लाशों को देखकर कांप उठेगा। पर यह व्यक्ति उसी कमरे में खाना खाता था जिसमें उसने अपने शिकारों को मौत के घाट उतारा था। इस व्यक्ति में न तो डर का एहसास था और न ही अफसोस का कोई निशान। वो उतना ही शांत था जैसे कोई संत हो, लेकिन उसने जो किया वो किसी भी राक्षस को शर्मसार कर सकता था। ये कहानी 20 अक्टूबर 2006 से शुरू होती है। तिहाड़ जेल में एक अनजान व्यक्ति का फोन आया, जिसने कहा कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास एक टोकरी में एक लाश रखी हुई है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि दिल्ली की सबसे कुख्यात जेल के बाहर लाश रखना, ऐसा काम तो कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसे किसी बात का डर न हो। जैसे ही सब लोग बाहर आए, उन्होंने देखा कि फुटपाथ पर एक टोकरी रखी हुई थी, जिसमें मरे हुए व्यक्ति का धड़ कसकर बांधा गया था और उसके नीचे एक चिट्ठी रखी हुई थी। चिट्ठी में देश की पूरी न्यायिक प्रणाली को चुनौती दी गई थी। अगर इस चिट्ठी का सार एक वाक्य में कहें तो बस यही था, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। जिस व्यक्ति ने ये लाश वहां रखी थी और यह चिट्ठी लिखी थी, उसके मन में न्याय प्रणाली के प्रति गहरी नफरत थी। वो ये बताना चाहता था कि वो अपने काम में कितना माहिर है और पुलिस कितनी असमर्थ। जांच शुरू हुई। पहला सुराग उस फोन कॉल से मिला जो 20 अक्टूबर को आया था। जब बूथ के बाहर चौकीदार से पूछा गया तो उसने बताया कि वहां सिर्फ एक आदमी आया था। अब पुलिस ने एक स्केच तैयार किया और कॉल की आवाज से ये भी पता चला कि बोलने का लहजा बिहारी था। इस दिशा में जांच आगे बढ़ी। 25 अप्रैल 2007 को एक और फोन कॉल आए। वही आवाज, वही बर्फ सी ठंडी लहजा। फिर से तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास उसी जगह पर एक और लाश मिली। लाश को इतनी कसकर बांधा गया था कि पुलिस भी उसे खोल नहीं पा रही थी। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा कि वह इसे खोल सकता है, और उसने चाकू से लाश के बंधन खोल दिए। सच तो ये था कि पुलिस और इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद जो आदमी लाश को खोल रहा था वही असली हत्यारा था। तिहाड़ जेल के बाहर केवल लाश का धड़ मिलता था, बाकी शरीर के अंग कड़कड़डुमा कोर्ट में फेंके गए थे। इस केस की जांच के लिए पुलिस की एक विशेष टीम बनाई गई, क्योंकि यह साफ हो गया था कि ये कोई सामान्य हत्यारा नहीं बल्कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त सीरियल किलर है, जो अपने काम में गर्व महसूस करता था। जांच की दिशा बदलती है। पुलिस ने पाया कि इस कातिल का अंदाज बेहद जटिल था। इस केस को सुलझाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि लाशों की पहचान नहीं हो पा रही थी। तिहाड़ जेल के बाहर मिली लाशों का सिर गायब था। पुलिस को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि मरने वाला कौन है और हत्या कहाँ की गई। अब दिल्ली में इस हत्यारे की तलाश और तेज हो गई थी। कुछ ही समय बाद पुलिस को फिर खबर मिली कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास एक और सिरविहीन लाश पड़ी है, एक और चिट्ठी के साथ। इस बार चिट्ठी में हत्यारे ने लिखा था कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा इनाम रखे। उसके इस बात से यह भी पता चला कि वो कई सालों से यह कर रहा था, और जब वो हत्या नहीं करता तो उसका मन अशांत हो जाता। इस हत्यारे की मानसिक स्थिति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अगर वह मनोवैज्ञानिक रूप से विक्षिप्त था तो वह इस तरह के हत्याओं की श्रृंखला जारी रखेगा। जांच आगे बढ़ती है। इस मामले को सुलझाने के लिए एक बार पुलिस को एक पुरानी घटना याद आई। 1998 में भी तिहाड़ जेल के बाहर इसी तरह की घटना हुई थी, जब एक लाश का सिर गायब था और बाकी शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। उस समय एक संदिग्ध पकड़ा गया था, पर सबूत के अभाव में केस बंद हो गया। अब इस मामले की तहकीकात करते हुए पुलिस को एक नया सुराग मिला। आजाद नगर में एक व्यक्ति जिसका हुलिया हत्यारे से मिलता था, डॉक्टर के क्लिनिक में अक्सर आता था। पुलिस ने क्लिनिक में जाकर जानकारी इकट्ठा की, जहां डॉक्टर ने बताया कि वह व्यक्ति चंद्रकांत झा था और उसकी 5 बेटियां थीं जिनका जन्म भी उसी अस्पताल में हुआ था। डॉक्टर के भाई से पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि चंद्रकांत की एक ठेली थी जिस पर वह सब्जी बेचता था। इसी छोटे से सुराग के सहारे पुलिस चंद्रकांत के घर तक पहुंच गई और चंद घंटों में ही दिल्ली के सबसे खतरनाक सीरियल किलर को हथकड़ी में जकड़ लिया गया। अब पुलिस के सारे सवालों का जवाब सामने था। हत्यारा अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर न तो डर था और न ही पछतावा। अब चंद्रकांत ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। चंद्रकांत झा बिहार के घोसाई गांव में पला बड़ा था। दिल्ली आकर उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक सब्जी विक्रेता के रूप में की।
जहां वह ट्रक में सब्जियों की बोरियां लादने उतारने का काम करता था। उसका जीवन शांत चल रहा था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया जब एक स्थानीय गुंडे ने एक मासूम को मार डाला। चंद्रकांत ने उस पर आवाज उठाई, पर उस गुंडे ने चंद्रकांत पर हमला कर दिया। इस घटना ने चंद्रकांत को सिखाया कि ताकत सबसे बड़ी चीज है। उसने खुद को मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित किया और अब उसने प्रतिशोध की ठानी। उसका अगला शिकार एक मजदूर संघ का नेता था, जिससे उसकी जेल में पिटाई और अन्य अपमानजनक घटनाएं हुई। जेल से बाहर निकलते ही उसने उसी नेता की हत्या कर दी, जिसका शव 1998 में तिहाड़ जेल के बाहर मिला था। 2003 में उसने शेखर और उमेश की हत्या कर दी और फिर 2006 और 2007 में हत्याओं की वही श्रृंखला जारी रखी। चंद्रकांत ने पुलिस को बताया कि वह सिरों को यमुना नदी में फेंकता था ताकि पाप धुले जा सके। चंद्रकांत का गुस्सा इतनी छोटी बातों पर फूट पड़ता था, जैसे कोई झूठ बोले या उसके घर में मांस खाए। उसकी हत्या का तरीका भी बहुत अजीब था। वह अपने शिकारों से पहले दोस्ती करता, उन्हें अपने घर में रखता, काम देता और पहचान बनाता, लेकिन एक छोटी सी गलती ही मौत का कारण बन जाती। अंत में सवाल उठता है, चंद्रकांत जैसा भयावह सीरियल किलर कैसे बना? इसका जवाब उसकी पृष्ठभूमि में मिलता है। उसे बचपन में उपेक्षित किया गया और दिल्ली आकर उसने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जिसने उसकी मानसिकता पर गहरा असर छोड़ा। आज चंद्रकांत जेल में अपनी सजा काट रहा है, लेकिन आज भी लोग उसकी छाया से भयभीत हैं। कहीं वह किसी दिन पैरोल पर बाहर निकलकर उन सभी से बदला न ले जो उसके रास्ते में आए थे। इस भयावह घटना से यह स्पष्ट होता है कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ अमीरों या मध्यम वर्ग तक सीमित नहीं है। प्रवासी मजदूरों का भी मानसिक स्वास्थ्य महत्व रखता है और उनकी कठोर जिंदगी उन्हें मानसिक समस्याओं की ओर ले जाती है। तो आपकी क्या राय है?